हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू द कंसेप्ट क्लासेस। मैं धर्मेंद्र शर्मा आज शुरू करूंगा एक 12th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और काफ़ी लेंदी टॉपिक हमारे पास रहने वाला है। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हमारे पास हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बोर्ड में आते हैं यहाँ से। और अभी जो इस साल का बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पर इस टॉपिक से बेस्ड एक जो एप्लीकेशन थी उसका डेरिवेशन भी हमारे पास आया हुआ है। तो मैग्नेटिज्म और मूविंग चार्ज वाले कंसेप्ट में अगर चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो कि अपने आप में एक पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है इस मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर के लिए। सो टॉपिक जो हमारे पास होगा उसका नाम होगा बायट-सैवर्ट्स लॉ। बायट-सैवर्ट्स लॉ हमारे लिए बेनिफिशियल होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर से जब करंट फ्लो करता है तो उस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में भी, और अभी जब हमने लॉरेंट्ज फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बेसिक चीजें पढ़ी तो वहां भी हमने पढ़ा था। इस मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उस मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए जिस लॉ का हम यूज करते हैं, जिन फॉर्मूलेज का हम यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप ऑफ कंडक्टर्स के लिए, चाहे वो आपका एक लीनियर कंडक्टर है, चाहे वो आपका एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, चाहे आप करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, चाहे आप करंट कैरिंग लूप के एक्सिस की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस में हम हमेशा यूज करते हैं बायट-सैवर्ट्स लॉ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो बहुत ही बढ़िया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी स्टेट ऑफ बोर्ड्स के लिए, इवन फॉर IIT, फॉर नीट। सो दोबारा से मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ लाइक करें चैनल को, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करते रहें, घरों में बने रहें और सेफ रहें और स्वस्थ रहें। सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक जिसका नाम है बायट-सैवर्ट्स लॉ। जो बायट-सैवर्ट्स लॉ है ये हमारे पास एक ऐसा लॉ है जिसका यूज हम करते हैं किसी कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो करता है तो उस कंडक्टर से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर जब हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम बायट-सैवर्ट्स लॉ का यूज करते हैं। लेट अस सपोज दिस इज अ कंडक्टर। इस तरीके से हमने यहाँ पर कोई एक कंडक्टर सपोज किया है, कोई भी शेप हो सकती है कंडक्टर की, लीनियर, आपका सर्कुलर हो सकता है, इर्रेगुलर, रेगुलर शेप कुछ भी हो सकती है। तो लेट अस सपोज दिस इज अ कंडक्टर और इस कंडक्टर के अंदर से जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है उस करंट का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज सपोज टू बी I। यहाँ जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है, करंट का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है I। इस तरीके से हमारे पास ये कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर से किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर एक पॉइंट हम अज्यूम कर सकते हैं, चाहे आप पॉइंट यहां मान लें, चाहे आप पॉइंट यहां मान लें, चाहे आप पॉइंट यहां मान लें, जहां आपका मन करे वहां आप पॉइंट सपोज कर सकते हैं। ये हम सभी को पता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इस बारे में बताया था ऑर्स्टेड ने जिस एक्सपेरिमेंट में हमने मैग्नेटिक कंपास को रखा था, और इससे क्या देखा हमने कि जब भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होता था तो मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन होती थी, और मैग्नेटिक कंपास का जो डिफ्लेक्शन है वो प्रूव होता है कि मैग्नेटिक फील्ड वहां पर हमारी प्रेजेंट होती है। तो अब अगर मैं बात करूं कि मैं यहां से एक पॉइंट मान लेता हूं P, स्पेस में कोई भी पॉइंट मैंने मान लिया, जिस पॉइंट P पर मुझे पता करना है कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उस मैग्नीट्यूड को निकालने का फॉर्मूला हमारे पास किस तरीके से आएगा। तो सबसे पहले मैं क्या सपोज करूंगा, पूरे कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने की बजाय मैं यहां पर क्या करता हूं, एक स्मॉल एलिमेंट सपोज कर लेता हूं। लेट अस सपोज दिस इज अ स्मॉल एलिमेंट। ये वो स्मॉल एलिमेंट है इस कंडक्टर की लेंथ का, और इस एलिमेंट की जो लेंथ है उसको मैं मान रहा हूं दैट इज सपोज टू बी dl। इस dl लेंथ के जो एलिमेंट हमारे पास है, इस एलिमेंट की वजह से हम पहले पता करेंगे कितना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है P पॉइंट पर, उसके बाद पूरे कंडक्टर के लिए हम सॉल्व करेंगे। तो लेट अस सपोज कि ये जो P पॉइंट है उसका जो डिस्टेंस है वो
इस स्मॉल एलिमेंट से हमने मान लिया दैट इज इक्वल टू स्मॉल आर, द डिस्टेंस इज इक्वल टू स्मॉल आर। ये हमारे पास डिस्टेंस है। एलिमेंट और जो लाइन पॉइंट पी को एलिमेंट से जोड़ रही है उसके बीच का जो एंगल है दैट इज सपोज टू बी थीटा। जो स्मॉल एलिमेंट और लाइन which is joining the element and point P at which we have to calculate the magnetic field, the angle between these two components, that means length of the element, and the line which is joining the point P with the element is equal to theta. थीटा हमने यहाँ पे सपोज किया। तो अब हमें पता करना है कि भैया इस पॉइंट P पर क्या हमारा मैग्नेटिक फील्ड रहने वाला है, इसके लिए क्या फॉर्मूला हमारे पास होगा। तो बायट-सैवर्ट्स ने बोला कि the magnetic field due to a current carrying conductor at any point P, किसी भी पॉइंट P पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट पर। dB हमने क्यों लिखा है, बिकॉज एलिमेंट स्मॉल है तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे पास कैसा होगा, स्मॉल। dB जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी के सामने आप अकेला d लिखेंगे तो वो रिजेंबल होता है स्मॉल क्वांटिटी से। dB मीन स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, dl मतलब स्मॉल लेंथ, di मतलब स्मॉल करंट, dq मतलब स्मॉल चार्ज, dw मतलब स्मॉल वर्क डन। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ी है, 11th में भी पढ़ी है, 12th में भी पढ़ी है। तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दैट मींस कि जो कंडक्ट इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट की स्ट्रेंथ पर, करंट के मैग्नीट्यूड पर, कि कंडक्टर के अंदर से कितने मैग्नीट्यूड का जो करंट है वो आपका कर रहा है फ्लो। दूसरा बायट-सैवर्ट ने कहा कि dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। जो एंगल बन रहा है करंट कैरिंग एलिमेंट के बीच में और जो लाइन पॉइंट P को एलिमेंट से जोड़ रही है उनके बीच का जो एंगल है उसकी साइन की वैल्यू पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उसके बाद उसने बोला dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ एलिमेंट। इस एलिमेंट की जो लेंथ है उस पर भी जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड dB is inversely proportional to the square of distance between the element and point P। dB जो है वो उस डिस्टेंस के स्क्वायर पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो डिस्टेंस स्मॉल एलिमेंट और पॉइंट P के बीच में देखने को मिलता है। अगर ये दूर चला जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, अगर ये नजदीक आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। Therefore, अगर आप इन सभी टर्म्स को कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो dB is directly proportional to IDL sin theta and inversely proportional to R square। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए आप यहां पर कांस्टेंट लेते हैं, सो dB is equal to K IDL sin theta divided by R square। अब यहां पर जो K है उसकी वैल्यू होती है as K is equal to mu naught upon 4 pi। So the formula will become equal to dB is equal to mu naught divided by 4 pi I dl sin theta upon r square। So this is the mathematical form of Bayer-Savart's law। dB is the magnetic field which is produced by the small element, mu naught upon 4 pi is the proportionality constant, I is the magnitude of current which is flowing inside the conductor, dl is the length of that element due to which we have to calculate the magnetic field, sin theta, theta is the angle between the small element and the line which is joining the point P and element, and r square, r is the distance between the element and the point P। Now this is the mathematical form of the Bayer-Savart's law। Now this term mu naught upon 4 pi, इसका मतलब क्या है, इसकी मैथमेटिकल वैल्यू क्या होती है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट की वैल्यू भी डिफरेंट कंडीशन में कांस्टेंट रहने वाली है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहां पर उन सब चीजों को पढ़ने से पहले मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हमारे पास बायर-सैवर्ट्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म आई dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta divided by r square। अब हमने जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो मैंने पहले दिन आपको बताया था कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट मींस इट हैज बोथ द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड।
Now what is the direction of magnetic field which is produced by this small element? जो मैग्नेटिक फील्ड इस स्मॉल एलिमेंट ने प्रोड्यूस करी होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन हमें पता होनी चाहिए। अगर डायरेक्शन है इस मैग्नेटिक फील्ड के पास तो इसका मतलब क्या है कि इसकी वेक्टर फॉर्म भी होनी चाहिए। सो ये हमारे पास जो है ये स्केलर फॉर्म है बायट-सैवर्ट लॉ की। अब अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो वेक्टर फॉर्म में जो रिजल्ट हमारे पास बनेगा दैट विल इक्वल टू dB वेक्टर, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r कैप डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अब बात आती है कि ये जो हमारे पास ये वेक्टर फॉर्म बनी बायट-सैवर्ट लॉ की, उस वेक्टर फॉर्म में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एज इट इज स्केलर जैसा, I यहां पर भी है, I यहां पर भी है, dl यहां पर भी है, dl यहां पर भी, r स्क्वायर है, यहां sin थीटा है, यहां r कैप है। ये हम सभी जानते हैं जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पढ़ा 11th क्लास के वेक्टर्स में, तो जहां sin थीटा होता है वहां पर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। हम उल्टा भी कह सकते हैं कि जहां क्रॉस प्रोडक्ट होता है वहां सॉल्व होकर sin थीटा आता है, और जहां डॉट प्रोडक्ट होता है वहां पर आपका आता है cos थीटा। तो यहां पर sin थीटा इसलिए हमने क्या लगाया क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो किस किस के बीच में है? dl और r कैप के बीच में। dl इज द लेंथ ऑफ द एलिमेंट। अब जो हमारे पास ये एलिमेंट है इस सेगमेंट का, इस एलिमेंट की जो लेंथ है उसके बीच में, और जो r कैप है वो क्या है? अगर मैं बात करता हूं r कैप की तो r कैप ये है हमारे पास। r कैप इज द पोजीशन वेक्टर बिटवीन द एलिमेंट एंड पॉइंट P, एंड हियर r इज द डिस्टेंस बिटवीन द एलिमेंट एंड पॉइंट P। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? डिस्टेंस का मतलब हो गया कि यहां से लेके यहां तक की जो पाथ लेंथ है वो डिस्टेंस है, मगर जब आप r कैप बोलते हैं तो r कैप का मतलब है कि जो डिस्टेंस है वो एलिमेंट से P की तरफ मेजर किया गया है। उसमें डायरेक्शन भी होगी एलिमेंट से P, तो डायरेक्शन आगे की आप एलिमेंट से P की तरफ चले, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। और अगर आप केवल डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस का मतलब क्या? दोनों पॉइंट्स के बीच का। उसमें पता नहीं आपको वो यहां से इस तरफ है या फिर यहां से इस तरफ है। तो ये जो r कैप है ये हमारे पास एक यूनिट वेक्टर होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है 1 और डायरेक्शन इसकी रहेगी। तो डायरेक्शन को शो करने के लिए हम यहां पर क्या लिखते हैं? dl क्रॉस में r कैप डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास कंडीशन आई है dl क्रॉस r कैप, इस कंडीशन से हम कैसे पता करेंगे कि जो हमारे पास डायरेक्शन है वो कहां गई है? उसके लिए आपको यूज करना होगा 11th क्लास वाला कंसेप्ट जो हमारे पास होता है वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। i कैप, j कैप, k कैप, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस हमने आपको बताया है। अब क्या होगा अगर मैं थंब ऐसे करता हूं, इसका मतलब होता है ऑल इज वेल, पॉजिटिव, एंड दिस इज नेगेटिव रिस्पॉन्स। नाउ लुकिंग टुवर्ड्स दिस, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं j क्रॉस i। अब हमारे पास तीन यूनिट वेक्टर हैं j, i और k। j और i का मल्टीप्लाई करते हैं, तीसरा कौन बचा? इसका रिजल्ट तो k आने वाला है। अब k नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव, ये बात किस पे निर्भर करती है? डायरेक्शन पे। अब अगर आप देखें तो आप j को i से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब आप यहां से इस तरफ चल रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं आप ऐसे। तो अगर आप फिंगर को देखें तो थंब कहां जा रहा है आपका? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ मतलब नेगेटिव, दैट मींस माइनस। और अगर आप लिखें k क्रॉस i तो रिजल्ट तो j आएगा, बिकॉज j ही बचा है, जो j पॉजिटिव आएगा नेगेटिव। k क्रॉस i, k क्रॉस i, k क्रॉस इस तरीके से, थंब कहां है? वेरी गुड, पॉजिटिव बाहर की तरफ, तो ये क्या बनेगा हमारे पास? प्लस का j। यहां से आप डायरेक्शन ले सकते हैं। और हमारे पास कंसेप्ट क्या बनता है डायरेक्शन का? इस पे बेस्ड आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन मिलेगा आपको। पहला एग्जांपल बायट-सैवर्ट लॉ पे है। अगर आपका करंट अपवर्ड है, यहां पर आप देखें करंट कहां जा रहा है आपका? ऊपर की तरफ। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपने देखनी है तो आप लगा सकते हैं राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल ग्रुप रूल, वो आपने 10th क्लास में पढ़े हैं। तो थंब को करेंगे करंट की डायरेक्शन और फिंगर आपको क्या देंगे? डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है? अंदर। मतलब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही होगी? अंदर की तरफ। अंदर का मतलब क्या होता है? क्रॉस। पहली वीडियो जो मैग्नेटिक फील्ड का बेसिक पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था क्रॉस का मतलब होता है परपेंडिकुलरली इनवर्ड और डॉट का मतलब होता है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। सो दिस इज द बेसिक थिंग रिलेटेड टू द vector form of Biot-Savart's law and how can you calculate or determine the direction of magnetic field in this case of Biot-Savart's law numerical problems. Now
we are discussing about a very basic and simple thing. What is this? That is the value of k. K is equal to mu naught upon 4 pi. Its mathematical value is equal to 10 raised to power minus 7 Weber per ampere per meter. SI unit is very important. K जो हमारे पास है that is equal to mu naught upon 4 pi and its value is 10 raised to power minus 7 Weber per ampere per meter. और mu naught जिसको हम बोलते हैं permeability of free space. तो permeability of free space mu naught जिसकी वैल्यू कितनी होती है 4 pi मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर माइनस 7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमिएबिलिटी? आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में परमिटिविटी पढ़ा है, मैंने पढ़ाया था, आप पुरानी वीडियो में देख सकते हैं आप. परमिटिविटी क्या था कि किसी भी मीडियम की जो प्रॉपर्टी है कि भैया उस मीडियम के अंदर से कितने एक्सटेंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो सकती है, उसको बोलते थे परमिटिविटी. सेम विद द केस ऑफ परमेबिलिटी. परमेबिलिटी मतलब क्या होता है, किसी मीडियम के अंदर से, किसी सब्सटेंस के अंदर से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड पास हो जाती है. जैसे आपके मैग्नेटिक कंपोनेंट, जैसे हम क्या देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमने बचपन में खेला था, एक मैग्नेट हमने बुक के ऊपर रख दी, एक मैग्नेट हमने बुक के नीचे रख दी, तो नीचे वाली घुलाएंगे तो ऊपर वाली मैग्नेट हिलती रहती थी. तो इसका मतलब क्या कि वो जो चीज है उसके अंदर से बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, वो इसलिए आसानी से अट्रैक्ट कर रही है. अगर उन्हीं मैग्नेट्स को मैं दीवार के इस तरफ और उस तरफ रख दूं तो वो इस तरीके से मोशन नहीं करती. तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसी भी मीडियम से किस हद तक आपकी पास होती है, दैट इज कॉल्ड द permeability, and permeability is equal to this value. So today's topic is Biot-Savart law is almost complete here. Our next topic or next part of the Biot-Savart law, it's the application of Biot-Savart's law, जिसके बारे में हम अभी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. और वो एप्लीकेशन जो है वो हमारे पास क्या होगी उसके बारे में अगली वीडियो में हम बात करेंगे. थैंक यू.